नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बोगावाला में स्थित एमपी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचेंगे सीएम। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हालांकि इसको लेकर तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। हरिद्वार के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और ऐसे में बुगावाला में स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस दौरान सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का आज हरिद्वार दौरा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से भी शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है और सीएम ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेते हुए आपसी समन्वय पर जोर भी दिया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, विधायक उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय के साथ ही अन्य नेताओं ने भी इस दौरान मुलाकात की है। और उत्तराखंड में आज मौसम बदल सकता है रुख। पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हिमपात भी संभव बताया जा रहा है। देहरादून सहित मैदानी जिलों में आज कोहरा भी छाया रहेगा। तो सुबह और रात में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। देहरादून शहर के कई इलाकों में सुबह से कोहरा भी छाया हुआ है। देहरादून शहर में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वाहन चालकों को भी परेशानियां हो रही हैं। वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने के आसार हैं और तापमान में भी भारी गिरावट संभव बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कोहरा घना छाया हुआ है और ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में बड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो देहरादून सहित मैदानी जिलों में आज कोहरा छाया रहेगा। सुबह और रात में विजिबिलिटी काफी कम हो जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, अभी किस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ है राजधानी देहरादून में भी और अन्य क्षेत्रों में भी उत्तराखंड में, और किस तरह का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो मौसम का जो तेवर है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो चाहे पर्वतीय इलाकों की बात की जाए, चाहे मैदानी इलाकों की बात की जाए, तो मैदानी इलाकों की अगर हम बात कर ले पहले, तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राजधानी देहरादून सहित कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है इस कोहरे के अलर्ट को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पर्वतीय इलाकों में अगर देखा जाए तो अब बर्फबारी और बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। इसको लेकर के लगातार जो है अपडेट भी जो है वो मौसम विभाग की ओर से साझा की जा रही हैं। इतना ही नहीं, लगातार जो है सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और मैदानी इलाकों में जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, और खासतौर पर अगर देखा जाए तो आज राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही कोहरे की सफ़ेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो वाहन चालक है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सुबह और शाम की अगर हम बात कर लें तो विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि लोगों को जो है काफ़ी परेशानी जो है वाहन चलाते समय हो रही है। और इसी को लेकर लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो कुछ तस्वीरें इस तरह की आनी शुरू हुई, जिसमें देखा गया कि जो वाहन है वो आपस में कोहरे की विजिबिलिटी कम होने की वजह से टकराते हुए नजर आए। तो इसलिए लगातार जो है कहा जा रहा है कि उसका सावधानी जो है बरतें वाहन चलाते समय। और इसी के चलते जो है लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। वहीं पर्वतीय इलाकों की बात की जाए तो चाहे उत्तरकाशी की बात कर लें हम, चाहे पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, चमोली की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है
लगातार जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है कि वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, हिमपात भी संभव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसकी तरह की भी संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, खासतौर पर पर्यटकों को, जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो अब यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन मौसम का जो अपडेट वो ध्यान रखें और ऐसे इलाकों में जो ना जाए जहाँ पर जो है थोड़ा खतरा हो सकता है। तो ऐसे इलाकों में जाने के लिए, सावधानी बरतने के लिए भी लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से अपडेट किया जा रहा है। खासतौर पर अगर अब देखा जाए तो इस ठंड के चलते डॉक्टर्स भी एडवाइजरी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं विशाल, क्योंकि ऐसे मौसम में जो है खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में जो है थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि और खासतौर पर उन मरीजों के लिए थोड़ी सी सावधानी इसलिए भी चिंताजनक रहती है ऐसे मौसम में, जो कि हार्ट के मरीज होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है क्योंकि खून के जमने की वजह से जो है हार्ट के पेशेंट्स को जो है कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एडवाइजरी जो है वो लगातार जो है उनके लिए भी जारी की जा रही है। जी। लेकिन ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं योगेश? और क्योंकि अब ये भी कहा जाता है कि ऐसे में अगर सर्दी बढ़ रही है तो अलाव की व्यवस्था भी करें, रेन बसेरों की भी व्यवस्था करें, तो क्या उसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं कि राजधानी देहरादून में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो बरसात और बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, उसके चलते जो है मैदानी इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिलता है और उसके चलते जो है प्रशासन को जो है अलर्ट करने के लिए और साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है दिशा निर्देश जो है वो शासन की ओर से दिए जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अभी तक अलाव की व्यवस्था जो है वो चौक चौराहों पर देखने को नहीं मिल रही है विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि चौक चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिकाओं की ओर से की जाती है। इसके अलावा रेन बसेरे ऐसे इलाकों में जहाँ पर बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या भीड़ भाड़ का इलाका हो, जहाँ पर जो है आने जाने का सफ़र जो है यात्रियों का रहता है, ताकि वहाँ पर अगर किसी यात्री को रुकना है, विजिबिलिटी जैसे कि कोहरा है उस वक्त कम है तो वह रुकना चाहता है, तो रेन बसेरों की सहायता है वो ली जा सकती है। इसलिए रेन बसेरों को ऐसे स्थानों पर जो है बनाया जाता है ताकि वहाँ पर जो है लोग उनका सहारा ले सकें, खुले आसमान के नीचे जो है कोई रात व्यतीत ना करे। इसके लिए लगातार शासन प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उतनी बेहतर अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या इस तरह से, जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट आ रही है, तो प्रशासन किस तरह से व्यवस्था करता है, क्योंकि अलाव की व्यवस्था जो है वो चौक चौराहों पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का भी विरोध जो है वो तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है। परियोजना को लेकर पत्र में जताई गई हैं 21 गंभीर चिंताएं। पर्यावरण, नदी अस्तित्व और बाढ़ जोखिम पर भी सवाल उठे। विस्थापन और स्थानीय जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वैकल्पिक योजना पर विचार की मांग भी की गई है, तो बिना जन सुनवाई के काम आगे बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई। परियोजना पर पुनर्विचार की भी अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नितिन गडकरी तक जो पत्र है वो पहुंचाया गया है। लोगों ने बड़ी संख्या में इसका विरोध भी दर्ज कराया है। परियोजना पर पुनर्विचार की भी अपील इस दौरान की गई है। तो देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का विरोध जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पत्र भी पहुंचाया है। पर्यावरण, नदी अस्तित्व और बाढ़ जोखिम पर भी सवाल उठने लगे। विकासनगर शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित वकील के 19 वर्षीय बेटे ने पिता के लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज से लौटने के कुछ समय बाद छात्र ने खुद को गोली मार ली है। वहीं परिजनों ने अफरा तफरी में सरकारी अस्पताल में उसे लेकर भी पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और हायर सेंटर पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत भी घोषित कर दिया। रुड़की के लंडोरा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में एक पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका हुआ मिला। दरअसल गुलदार का एक पैर टहनी में फंस गया था, जिससे वो करीब 5 से 6 घंटे तक पेड़ पर ही फंसा रहा। वहीं सूचना के बाद वन विभाग की टीम के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जारी की है। उसके बाद वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और पेड़ काटकर गुलदार को सुरक्षित नीचे भी उतारा गया। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
उन्होंने कहा है कि ये बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे के चालू होने से उत्तराखंड के पर्यटकों पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ दूरी नहीं बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस बनने वाला है। सालों से जिस एक्सप्रेसवे का इंतजार किया जा रहा था, या फिर कहें कि वर्षों से जिस सपने को लाखों लोग देख रहे थे, वो अब पूरा होने वाला है। केंद्र सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होते ही राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक का सफर महज 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो अभी करीब 6 से 6.5 घंटे में होता है। मेरठ के लिए आउटर रिंग रोड की बात की है उन्होंने। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है। और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है, ये उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है। और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा। और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा। और उसके होने के बाद ये तुरंत शुरू हो जाएगा 15 दिन में। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने इस 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय भी मांगा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेगा प्रोजेक्ट देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवेज में से एक माना जा रहा है। 4 हिस्सों में बने इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली में अक्षरधाम और शास्त्री पार्क क्षेत्र से होती है। इसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसे केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गणेशपुर से देहरादून के बीच का हिस्सा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रखा गया है। यहाँ करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जो जंगलों और नदियों के ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा 6 एनिमल अंडरपास, 2 हाथी अंडरपास, 2 बड़े और 13 छोटे पुल बनाए गए हैं, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित ना हो। देखिए, अगर आज मैं देहरादून की बात करूं तो आज देहरादून से दिल्ली का जो हमारा सफर है, जो 7 घंटे का हम तय करते थे, आज हम 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। और हम सुबह से और शाम को अप डाउन कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड में वापसी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। नितिन गडकरी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से ये संभव हो पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश की सड़कों की कनेक्टिविटी जिलों और गांव तक पहुंचाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। हमारे फ्लाईओवर बने हैं, चौड़ीकरण हुआ है, हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे हमारे बने हैं, जो सीधा हमें जाम से निजात दिलाने का काम करते हैं। तो ये एक ऐसी केंद्र की उपलब्धि है जो राज्य सरकार को इसका फायदा मिलता है। जब यहाँ का जनमानस दिल्ली में जाने का काम करता है तो कई कई घंटों तक जाम की स्थिति से गुजरता था, लेकिन आज बिल्कुल देहरादून से दिल्ली तक जब वो जाता है तो फ्लाईओवर और जो चौड़ीकरण हमारा सड़कों का उससे बहुत सरलता के साथ में और सुगमता के साथ में वो दिल्ली पहुंच जाता है और अपना कार्य करके वापस उत्तराखंड में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश के लिए भी है और केंद्र सरकार का आभार और धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर उत्तराखंड बॉर्डर से शुरू होने वाला एलिवेटेड मार्ग रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर से गुजरता है। इस रास्ते पर सफर करते वक्त चारों ओर हरियाली, पहाड़ और नीचे बहती नदियों का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि नेचर कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हाईवे का खुलने का इंतजार वर्षों से किया जा रहा है और ये राज्य की धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से राज्य को पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से भूमि में आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका के साथ साथ 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं पर आज भी एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान दोनों कर्मचारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जिनके मोबाइल से संबंधित रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। सुनवाई करी थी, जिसमें बागेश्वर में खड़िया खनन के मामले में और जो संबंधित कर्मचारी पिछली तारीख पर उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा अपनी व्हाट्सएप चैट प्रस्तुत की गई थी, उनसे इस प्रकरण में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आदेशित किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर जिले के सिरोली कला सहित आसपास के 5 गांव में अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 31 दिसंबर को निर्धारित की है और सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है वहां अनुमति ली गई है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर वीसी के थ्रू कोर्ट में अपीयर हुए। उनके द्वारा बोला गया है कि जो भी खनन चल रहा है अभी वो सब वैध है। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ा गंभीर मानते हुए अगली तारीख पे इस मामले में बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड लेके कोर्ट में उपस्थित होंगे। वह अगली डेट इसमें 30 तारीख की लगाई गई। हमारा तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि नदी किनारे जो भी खनन हो रहा है वो नियमों को ताक पे रख के किया जा रहा है। कोई भी सरकारी नियम ये नहीं कहता कि नदी किनारे जिसमें कि खनन अलाउड हो। और बाकी एक बार इनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो ये सरकार का इसमें अपना क्या पक्ष रखती है, उसी हिसाब से हम आगे इसमें अपना बहस करेंगे। खबर गदरपुर से है, जहां ग्राम झगड़ीपुरी में मोहम्मद निजाम के घर से लगे गोदाम पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से छापेमारी की गई है, जहां बड़ी संख्या में बड़े पशुओं के खालों के लगभग 35 ढेर पाए गए, जिससे खून और गंदगी का रिसाव होता हुआ भी पाया गया। परिसर को सील करते हुए पूर्व प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि झगड़पुरी क्षेत्र है। हाँ जी, झगड़पुरी क्षेत्र में अब जिस स्थान पे हम आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो हमारे बड़े जानवर हैं जैसे भैंस इत्यादि, उनके खालों का संग्रह यहाँ पर किया गया है, जिनसे कि बड़ी मात्रा में पानी और ब्लड का रिसाव होकर आसपास के खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में जा रहा है, जो कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो आज यहाँ पर तहसील, पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हमारी जो पशुपालन विभाग की है डॉक्टर साहब हैं, सभी लोगों के साथ जब निरीक्षण किया गया तो मौके पे ये जो भी आरोप था ये सत्य पाया गया है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खालों का भंडारण किया गया है और उनके द्वारा ये खालें कहाँ से लाई गई हैं ये मौके पर कोई भी नहीं बता रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी मौके से फरार है। इसमें जो भी हमारी विधिक कार्रवाई है, जिस तरीके से जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो की जा रही है। इसमें विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के गेट पर तैनात पीएससी जवान की ओर से एक विकलांग व्यक्ति पर कथित लाठीचार्ज का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला है। वीडियो वायरल होने से दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। लोगों ने जवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है और ऐसे में दरगाह प्रबंधन और तहसीलदार विकास अवस्थी ने घटना की पुष्टि भी की है। तो इस दौरान ये कार्रवाई की मांग की गई और दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। हरिद्वार के भला स्टेडियम में 14वीं अंतर जनपदीय वाहिनी क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ है। बता दें कि 16 दिसंबर 2025 से शुरू हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भी हिस्सा लिया है और फाइनल में देहरादून पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को हराकर खिताब
भी जीत लिया है। चौदहवीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन यहाँ मल्ला क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था, जिसमें फाइनल में हरिद्वार और देहरादून जनपद की टीमों का मुकाबला था, जिसमें जनपद देहरादून ने इस मुकाबले को जीता है और ये चल बसंती ट्रॉफी अपने नाम की है। पूरे 3 दिन के इस टूर्नामेंट में आज चौथा दिन था। करीब 20 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें आज फाइनल मैच खेला गया था। कुल 300 से आसपास जो प्रतिभागी थे वो उन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। मैं सभी लोगों की खेल भावना के और अनुशासन के लिए बधाई देता हूँ, सभी टीम मैनेजर्स को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सभी आयोजकों में आप लोगों का, मीडियाकर्मी का, और जो यहाँ दर्शक आए थे जिन्होंने काफ़ी संख्या में इस मैच का लुत्फ उठाया, मैं सभी लोगों का धन्यवाद। कालाढूंगी के पतलिया गांजा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात युवक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरा इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई। इसके अलावा घटनास्थल से 12 बोर का एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है, जिससे फायरिंग की पुष्टि भी हुई है। गुड़ाई कर रहा था तो 2 आवाज़ें सुनी मैंने, फायर सुनी 2, 10-11 बजे के टाइम में लगभग। घड़ी तो मेरे पास ही नहीं, मतलब अंदाजन 10-11 बजे के टाइम में ऊपर हमें तो ये ऐसे दहशत पैदा होती है। ये जहाँ तहाँ ये गोलियाँ तो गोलियों आवाज़ आती है, हम तो इससे बड़े परेशान हैं। मतलब प्रशासन मतलब इसमें संज्ञान ले इसका। अपना संज्ञान में आया था जो पतलिया क्षेत्र ये कोटाबाग क्षेत्र का है। इसमें जो प्रथम दृष्टया हमने देखा, इसमें इंक्वायरी हुई है। इसमें एक गाड़ी है होंडा सिटी, जिसके शीशे टूटे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा, पर इसमें भी इंक्वायरी करनी पुलिस द्वारा शेष है कि उसमें फायरिंग भी हुई है, क्योंकि मौके से एक राउंड 12 बोर का मिला है। इसमें इंक्वायरी चल रही है और जो भी होगा उसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई। खबर विकासनगर से है, जहां सहिया बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि लोक निर्माण विभाग सहिया की ओर से बीते 22 नवंबर को 4 मुख्य मोटर मार्गों पर चिन्हित 162 अवैध अतिक्रमण पर नोटिस चस्पा किए गए थे और नोटिस में 6 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। वहीं निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद बीते शुक्रवार को विभाग की टीम बुलडोजर लेकर सहिया बाजार पहुंची और प्रशासन की मौजूदगी में अन्य अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। बहुत अच्छी पहल है, लोगों को राहत मिलेगी। बहुत अच्छी पहल है, लोगों को राहत मिलेगी। विभाग किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। जो कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण की जगह है, वही जगह हटा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, आने जाने वालों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसा है ना, विभाग सिर्फ अपनी जगह खाली करवा रहा है, नौकरी सबका है लेकिन अपनी हद तक है। जो सड़कों में अतिक्रमण किया गया है ये विभाग की जगह है और विभाग अपनी संपत्ति वापस ले रहा है। तो इसमें लोगों के सुविधा के लिए, लोगों के फायदे के लिए एक विभाग की तरफ से बहुत अच्छी पहल की शुरुआत हुई। ये यहाँ के लोगों का एक अच्छापन है कि स्वयं ही अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। जोरदार पावर की यही खासियत है कि लोग खुद ही जो है जो गलत है उसको खुद ही सही करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के आदेशों के क्रम में सभी हमारी रोड्स पर अतिक्रमण, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाया जाना है। इसमें हमें लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी लोग स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमने उनको नोटिस दिया था, एक डेट दी थी 6 दिसंबर तक कि वो अतिक्रमण हटा लें, खुद हटा लें। तो उसी के क्रम में उनके द्वारा खुद ही अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें हमें अभी तक तो उनका पूरा सहयोग मिला है। जितने अतिक्रमण हम हटा पाएंगे, जितने नहीं हटेंगे उनको फिर हम बाद में थोड़ा देते हुए डेट टाइम देते हुए उनको हम फिर विभाग द्वारा हटाया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में सुकून के पल बिता रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग के कुछ शानदार तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें धुंध से घिरे रास्ते, हरी भरी वादियां और उबड़ खाबड़ ट्रेल्स भी नजर आ रही हैं। साथ ही पूरी ट्रैकिंग किट में ऋतिक का फिट और स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब भा रहा है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।